हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यूरोप में सोशलिज्म यानी समाजवाद का उदय किस तरह से हुआ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में पहला टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज। द एज ऑफ सोशल चेंज। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से आइडिया ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी, फ्रीडम और इक्वालिटी का जो पावरफुल आइडिया है वो किस तरह से पूरे यूरोप में सर्कुलेट हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो फिर पिछला जो चैप्टर था वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसमें हमने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी ये पूरे यूरोप में सर्कुलेट हो चुका था। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसने एक तरह की पॉसिबिलिटी खोल दी थी, ओपन कर दी थी कि जो सोसाइटी है वो किस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करने का, यानी अचानक से पूरे सोसाइटी में चेंज लाने का एक पॉसिबिलिटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्रिएट की थी। तो जैसा कि आपने पढ़ा है 18th सेंचुरी में या फिर उससे पहले तो जो फ्रेंच सोसाइटी था वो डिवाइडेड था स्टेट्स और ऑर्डर्स में, और उसमें एरिस्टोक्रेसी और चर्च इकोनॉमिक पावर और सोशल पावर को कंट्रोल किया करते थे। लेकिन अचानक जब रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि इन चीजों को बदलना पॉसिबल है। ये जो स्टेट था, यानी कि ये जो सोसाइटी स्टेट्स में डिवाइडेड थी और एरिस्टोक्रेसी और चर्च इन चीजों को कंट्रोल करता था, इन्हें बदलना पॉसिबल है। तो इसके बाद वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में इंक्लूडिंग यूरोप और एशिया, इन एरियाज में बहुत सारे आइडियाज आने लगे। इंडिविजुअल राइट्स यानी कि किसी के व्यक्तिगत अधिकारों के किस तरह से बचाया जाए या किस तरह से उसे लागू किया जाए, और जो सोशल पावर है आखिर उसे कंट्रोल कौन करे, इस बात पर भी डिस्कशन शुरू हो चुका था। इंडिया में राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो, तो इन्होंने शुरुआत की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करने की इंडिया के रिस्पेक्ट में। और बहुत सारे दूसरे लोग भी थे जिन्होंने पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो यूरोप के हालात थे उस पर डिबेट करना शुरू किया। तो इसके बाद जो कॉलोनीज थी, जैसे कि इंडिया, जो देश थे जिन्होंने कॉलोनी उपनिवेश बनाकर रखे थे, जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया और फ्रांस के कई सारे कॉलोनीज थे। तो वहां पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो सोच में बदलाव आया और भी तरह से बदलाव आया, उसने सोसाइटी चेंज के आइडिया को रिशेप किया। तो ऐसा नहीं था कि यूरोप में हर कोई कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहने लगा था सोसाइटी का। तो इस टॉपिक पर रिस्पॉन्सेज जो थे वो बहुत ज्यादा एक जैसे नहीं थे, वो बहुत अलग अलग थे। तो इसमें कुछ थे जो कि ग्रेजुअल शिफ्ट चाहते थे सोसाइटी के बिहेवियर में या फिर सोसाइटी के रूप में, और कुछ थे जो उसे धीरे धीरे लागू करना चाहते थे। तो ये सोच डिवाइडेड थी कंजर्वेटिव्स में, लिबरल्स और रेडिकल्स में। ये अलग अलग तरह के सोच थे जो जिसको लोग फॉलो किया करते थे। कुछ लोग कंजर्वेटिव्स को फॉलो किया करते थे, कुछ लिबरल्स थे और कुछ रेडिकल्स थे। तो इनके बारे में आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तब तक आइए यहाँ पर जो कुछ लाइन लिखे गए हैं उसे हम पढ़ लेते हैं। तो आखिर ये शब्द कहते क्या उस समय के अनुरूप। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ब्रीफली देखेंगे कि पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में 19th सेंचुरी में जो चेंज आया और उसने बदलाव को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया। और उसके बाद हम जो हिस्टोरिकल इवेंट हुआ रशियन रिवॉल्यूशन, जिसने सोशलिज्म को जन्म दिया और वो एक तरह का बहुत ही सिग्निफिकेंट और पावरफुल आइडिया बन गया सोसाइटी के बदलाव का 20th सेंचुरी में, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स।
तो एक ग्रुप था, लोगों का एक ग्रुप जो कि सोसाइटी में बदलाव चाहता था, वो था लिबरल्स। लिबरल्स जो थे वो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे, वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जो ऑल रिलीजन्स को टॉलरेट करे, जिसमें सभी धर्मों के लोग खुशी खुशी रह सके। तो ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिस समय ये थिंकिंग आई थी, उस समय में जो यूरोपियन स्टेट्स थे यूजुअली किसी न किसी धर्म को फॉलो किया करते थे। जैसे कि ब्रिटेन जो था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फॉलो करता था और ब्रिटेन की गवर्नमेंट चर्च ऑफ इंग्लैंड को सपोर्ट करती थी। वैसे ही ऑस्ट्रिया और स्पेन की गवर्नमेंट कैथोलिक चर्च को सपोर्ट किया करती थी। तो लिबरल्स डायनेस्टिक रूल्स के अनकंट्रोल्ड पावर को भी अपोज करते थे, यानी जो राजवंश के राजा होते थे वो पूरी तरह से डायनेस्टिक रूल हुआ करते थे, उनके अनकंट्रोल्ड पावर को भी अपोज करते थे। और वो चाहते थे कि सरकार के विरुद्ध जो कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं, उसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसे बचाया जाए। वो चाहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का निर्माण हो और जो सब्जेक्ट टू लॉज, यानी कि जो नियम कानून की चीजें हैं वो इंटरप्रेट किए जाएं जुडिशरी के द्वारा, वेल ट्रेंड जुडिशरी के द्वारा, जो कि रूलर्स और ऑफिशियल से इंडिपेंडेंट हो। तो ऐसा उनका थिंकिंग था। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक थे, क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो आप जानते ही होंगे, मैं उसे एक बार फिर बता देता हूं। इसका मतलब कि एक तय उम्र के बाद एक देश में रहने वाले हर एक सिटीजन को वोट करने का अधिकार होना, यह हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो जो लिबरल्स थे उनका मानना था कि वैसे लोग और सिर्फ मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ उन्हें ही वोट करने का अधिकार हो, और वो वोमेन के लिए भी वोट का अधिकार नहीं चाहते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से डेमोक्रेट नहीं थे। इसके बाद रेडिकल्स, आइए हम रेडिकल्स को देखते हैं। रेडिकल्स ऐसे लोग थे जो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जहां की गवर्नमेंट उस देश के मेजोरिटी पॉपुलेशन के अधीन हो, यानी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जैसा कहे वैसा वो बिहेव करे, और उसमें से ज्यादातर लोग वोमेन्स सफरेज यानी महिलाओं के वोटिंग अधिकार को भी सपोर्ट किया करते थे। और वो लिबरल्स से थोड़ा अलग थे, क्योंकि वो जो ग्रेट लैंड ओनर्स यानी जमींदार, हम कह सकते हैं जमींदार, या फिर फैक्ट्री ओनर्स, जो अमीर फैक्ट्री ओनर्स थे, उनके प्रिविलेजेस को भी अपोज किया करते थे। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे, लेकिन वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी का विरोध करते थे। यानी ऐसा नहीं कि शहर में सिर्फ एक करोड़पति आदमी है, बाकी सब भूखे मर रहे हैं, वो ऐसा नहीं चाहते थे। और इसके बाद है कंजर्वेटिव्स वैसे लोग थे जो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों को अपोज करते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने अपने माइंड खोले कि उन्हें भी चेंज की जरूरत है, यानी कि फ्रेंच सोसाइटी में चेंज आना चाहिए या फिर यूरोप में चेंज आना चाहिए। लेकिन 18th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स थे वो चेंज के आइडिया को अपोज किया करते थे, क्योंकि कंजर्वेटिव्स वैसे लोग थे जो पुराने सिस्टम को बनाए रखना चाहते थे। तो 19th सेंचुरी आते आते उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, सोसाइटी में कुछ चेंज की जरूरत है, लेकिन वो चाहते थे कि जो पास्ट है उसको रिस्पेक्ट किया जाए और चेंज है उस चेंज को धीरे धीरे लाया जाए, एक बार में चेंज को इंप्लीमेंट ना किया जाए और उसे स्लो प्रोसेस के थ्रू लाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे डिफरिंग आइडियाज थे सोसाइटल चेंज के बारे में, जो कि क्लैश कर रहे थे सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल के दौरान, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ था। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो स्थिति थी पूरे यूरोप में या फिर पूरे वर्ल्ड में, सोसाइटल चेंज का एक दौर चला था।
उस दौर में डिफरेंट आइडियाज थे, वो आपस में क्लैश कर रहे थे कि किस तरह से सोसाइटल चेंज होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए रिवॉल्यूशन में या फिर नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में 19th सेंचुरी में, जो कि जिन्होंने हेल्प किया डिफाइन करने में लिमिट और पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसीज। तो 19th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने इन तीनों सोचों को, यानी रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स, इनके क्या लिमिट्स हैं और क्या पोटेंशियल हैं, इनको डिफाइन करने में हेल्प किया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 1.2 इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।